हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलों का संयोजन, जिसमें दो प्रकार के संयोजन अपने देखेंगे। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए मेरे पास कि आप जो नोट्स है उसकी पीडीएफ भी डालें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ का लिंक डाला है, तो वहाँ से आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने सबसे पहले शुरू करते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है सेलों का वो अपने शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब अपनों ने दो सेल लिए हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि E1 सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है पहला सेल, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपनों ने E2 अज्यूम किया है। पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r1 और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r2 है। एक्चुअल में आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर का ही पार्ट है, तो अपने ये कह सकते हैं कि ये डैश डैश से शो किया अपनों ने, ये पहला सेल है। क्लियर। सिमिलरली ये डैश डैश से शो किया ये दूसरा सेल है, यानी आंतरिक प्रतिरोध वो अंदर का पार्ट होने के कारण, जो कि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहला सेल E1 ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 ये R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब बाह्य जो परिपथ है, बाह्य परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं वो कैपिटल R है। क्लियर। अब ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख रहे हो कि पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है या दूसरा टर्मिनल कह लो, ये नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि ये टर्मिनल पहले सेल का दूसरा टर्मिनल और दूसरे सेल का पहला टर्मिनल ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं, तो सेल अपने श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। इसको डेफिनेशन भी कह सकते हो कि सेलों का इस प्रकार का अगर संयोजन जिसमें पहले सेल के एक टर्मिनल को, यानी पहले सेल के एक टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुव वाले टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। खास बात क्या है इसकी, ये जो पॉइंट है पहले सेल का ये पहला टर्मिनल और लास्ट या आखिरी सेल जो दूसरा सेल है इसमें इसका अंतिम टर्मिनल, ये विपरीत ध्रुवता के होते हैं हमेशा। इनको अपने कहते हैं अंत्य सिरे या एंड पॉइंट। एंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो जैसे ये कह रहे हैं अपने प्लस, तो अंतिम जो होगा वो कौन सा होगा, माइनस होगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है जिसमें सेल के जो टर्मिनल्स हैं, इस पहले सेल का दूसरा टर्मिनल और दूसरे सेल का पहला टर्मिनल एक दूसरे के ऑपोजिट ध्रुवता वाले होंगे, यानी एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। ये कहलाता है अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपने को क्या करना है, इस सर्किट के इक्विवेलेंट, ये तीर के निशान दिखाया यहाँ एरो इस तरह से, इसका मतलब होता है इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, इस सर्किट के इक्विवेलेंट बनाया, यानी तुल्य परिपथ अपनों ने यहाँ बनाया है। तो इस सेल का, इन दोनों सेल का जो विद्युत वाहक बल है, जैसे इसका E1 था और इसका E2 था, दोनों का तुल्य विद्युत वाहक बल अपनों ने मान लिया E इक्विवेलेंट, EQ पैर में लिख देते हैं E इक्विवेलेंट, यानी E1 और E2 का तुल्य विद्युत वाहक बल। सिमिलरली जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का R1 और R2, उसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, उसको अज्यूम कर लिया अपनों ने R इक्विवेलेंट। इसका मतलब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, बाकी एज इट इज़ लिखा, ये कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध, I इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ देखिए A और C के बीच में दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं अपनों ने। यहाँ A और C के बीच में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कि ओम का नियम अगर अप्लाई करें तो समांतर क्रम में अपने जानते हैं कि वोल्टता या जिसे अपने कहते हैं वोल्टेज समान होती है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक प्रतिरोध कनेक्ट है। इसके सिरों पर ओम के नियम से विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना होगा, विद्युत वाहक बल की बजाय विभवांतर कहेंगे अपने, विभवांतर कितना होगा वो होगा V = IR। और ऊपर देखो आप A और C, तो इसके सिरों के बीच भी विभवांतर V = IR ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओम का नियम ये कहता है कि समांतर क्रम में यहाँ और यहाँ, समांतर क्रम में विभवांतर या वोल्टेज कहो वो समान रहती है। अब देखिए ओम के नियम से इस R प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V = IR ओम के नियम से। और यहाँ आपने देखें तो A और C पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। जैसे मैंने बताया कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, तो VA - VC। अब यहाँ देखिए A पॉइंट और B पॉइंट, इनको अपनों ने कहा था अंत्य बिंदु, एंड पॉइंट। ठीक है, इनको क्या कहा था अपनों ने, अंत्य बिंदु कहा था अपनों ने।
इन अंत्य बिंदुओं पर अगर अपने को फाइंड आउट करना हो विभवांतर, अंत्य बिंदु के बीच कौन से बिंदु है, ए और सी के बीच विभवांतर अगर अपने देखें तो वो कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए उनके बीच में अपने फाइंड आउट करना चाहें तो VAC इज इक्वल टू ए और सी के बीच विभवांतर है, तो ए और बी के बीच विभवांतर प्लस बी और सी के बीच विभवांतर, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, VA माइनस VB, और दूसरा क्या होगा इसमें प्लस राइट साइड में अगर देखें तो VB माइनस VC, तो VB माइनस VC ये होगा ए और सी के बीच में विभवांतर। VAC लिखा आप लोगों ने, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इसको दूसरे रूप में अगर देखें आप, देखिए यहाँ तो माइनस VB है और यहाँ प्लस VB है, तो प्लस VB माइनस VB कैंसिल होता है तो क्या बनता है VA माइनस VC, यानी VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। अब अपनों ने बताया कि जो पहला सेल है उसके 2 पॉइंट अगर देखें इस सेल का, A पॉइंट और B पॉइंट, इस तरफ A पॉइंट B पॉइंट, इनके बीच विभवांतर कितना होगा वो आप VA माइनस VB लिख सकते हो, E1 माइनस IR1। E1 क्या है इसका विद्युत वाहक बल और I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो E1 माइनस IR1 ये क्या होगा इस सेल के, या यूँ कहें कि A और B के सिरों के बीच विभवांतर। सिमिलरली राइट साइड में अगर देखो आप तो यहाँ कितना होगा E2 माइनस I2R2, E2 माइनस I2 तो नहीं होगा, I धारा है तो I लिखेंगे, I इंटू R2। अब इसको अगर अपने एक साथ लिखना चाहें, वो अपना चल रहा था VAC, इसको लिखा जा सकता है E1 यहाँ है प्लस का E2 यहाँ है, तो इनको एक साथ कर देते हैं E1 प्लस E2 माइनस, यहाँ देखिए IR1 है और यहाँ माइनस का IR2 है, तो I दोनों में कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस क्यों होगा क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर अपने पास आ गया VAC इज इक्वल टू कितना है अपने पास E1 प्लस E2 माइनस का I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। अगर अपने अज्यूम करें कि संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट, जैसे मैंने पहले बताया तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा A और C के बीच में जो विभवांतर है, इस डायग्राम को अगर आप देखो तो A और C इसके बीच अगर विभवांतर देखो तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समीकरण को अपना नंबर 1 दिया और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखो ये आ गया अपने पास VAC जो अपनों ने इस कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया, और यहाँ भी VAC अपने पास आया है E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब अपने अगर कंपेयर करें, इसका कंपेयर करेंगे तो अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें, देखें समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों को कंपेयर करना है अपने को समीकरण 1 व 2 से। यहाँ देखिए VAC है, यहाँ भी VAC, ये E1 प्लस E2 और यहाँ क्या है E इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया अपने पास, यहाँ से पहला रिजल्ट अपने पास ये आता है कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू, E इक्विवेलेंट आ गया अपने पास E1 प्लस E2। क्लियर। और सेकंड रिजल्ट क्या आ रहा है R इक्विवेलेंट, यहाँ देखिए माइनस I R इक्विवेलेंट है, यहाँ माइनस I, इट मीन्स ये चीज़ जो होगी, ये वैल्यू होगी वो R इक्विवेलेंट होगी R1 प्लस R2। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई अपने पास, कौन सी E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2 है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 है। पहली अपने को ये फाइंड आउट करनी थी दोनों वैल्यूज़ E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा बैक वापस चलते हैं अपने, यहाँ देखिए समीकरण 1 में अपने पास है VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, और एक अपने जानते हैं पहले से कि जैसे यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखो कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, जो अपने पहले लिखा था शुरू में, आपको मैं वापस से वो इक्वेशन दिखा देता हूँ जिसमें अपनों ने लिखा था V इज इक्वल टू IR यहाँ पर।
इसका यूज़ करना है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है वो कितना है, आई आर के बराबर होगा। और ये किसके बराबर, वी ए सी है, ये भी आई आर होगा। इट मीन्स ये इक्वेशन 1 को अगर अपने आई आर के बराबर रख दें तो अपने पास क्या आता है, तो वो चेक करेंगे अपने। तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको अपने लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू, आई आर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध आर के, कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर कितना है, आई आर है, और ऊपर जो ए और सी के बीच जो अपनों ने निकाला है विभवांतर वो उसके बराबर ही होगा। तो आई आर को लिखा जा सकता है, आई आर इज इक्वल टू E1, समीकरण 1 से देख रहे हैं अपने, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, ये लिखा। यहाँ से अपने कैलकुलेट कर रहे हैं आई की वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए आई आर, इस माइनस वाले साइन को इस साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा, प्लस का आई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ से क्लियर है कि अगर अपने आई को कॉमन ले लें तो अल्टीमेटली आई कितना आ जाएगा, आई अगर कॉमन ले ली जाए तो अंदर अपने पास कितना बचेगा, यहाँ देखिए R प्लस R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2। या इसको लिखा जा सकता है, इसको अपने कैसे लिखेंगे, I की वैल्यू, I की वैल्यू यहाँ से आई अपने पास E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, यानी R प्लस R1 प्लस R2। इट मीन्स ये आ गया अपने पास टोटल करंट। और इसको क्या लिखा जा सकता है, E इक्विवेलेंट अपॉन, ये देखिए कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, इसको क्या लिखा था अपनों ने, स्मॉल r इक्विवेलेंट। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई करंट की, I की वैल्यू ये आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आप E इक्विवेलेंट को देखिए वो कितना है, E1 प्लस E2। क्लियर। इसका मतलब श्रेणी क्रम में अगर सेल जुड़े हैं और उनका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है तो प्रत्येक सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल है उनको योग कर देते हैं अपने, E1 प्लस E2। सेकंड, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करें R इक्विवेलेंट की, तो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को योग कर देते हैं, यानी R1 प्लस 2 सेल है तो R1 प्लस R2 आ जाएगा R इक्विवेलेंट के बराबर, और अगर 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। और ये R क्या है, ये बाह्य जो परिपथ है या बाह्य प्रतिरोध कह सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध। ये R1 प्लस R2 ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो कि R इक्विवेलेंट के बराबर है। इट मीन्स दो रिजल्ट आए, पहला कौन सा, कि परिणामी विद्युत वाहक बल है वो सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के समान होता है, ठीक है। और दूसरा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो R इक्विवेलेंट कह रहे हैं सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। अब अपने एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं, कौन सी, कि यदि संयोजन में अपने कहें कि सभी सेल है वो समान विद्युत वाहक बल के हो और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो अपने क्या कहें कि अगर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 और ये En सेल कनेक्ट है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है वो E है, साथ ही साथ R1 R2 R3 सभी सेल है उनका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, वो स्मॉल r के बराबर, तो क्या आ जाएगा, I धारा का मान कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, चेक करते हैं। यहाँ देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 N है तो कितना आ जाएगा, मान लो E 2 होते तो E प्लस E 2 ही होता, 3 होते तो E प्लस E 3 ही, और अपने कह रहे हैं N सेल जुड़े हुए हैं तो I कितना आ जाएगा, NE बटा R प्लस, 2 सेल होते तो R प्लस R यानी 2R करते, स्मॉल r की बात कर रहा हूँ मैं, और 3 सेल होते तो R प्लस R यानी 3R करते, लेकिन N सेल है तो क्या करेंगे, NR। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास, यदि N सेल कनेक्ट है तो धारा का मान कितना है, I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ से आप देख रहे हो कि E इक्विवेलेंट कितना है, वो NE के इक्वल है, और R इक्विवेलेंट कितना है, वो है अपने पास N इंटू R के बराबर है। अब जो मैं बता रहा था कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है कम है, उससे अगर अपने कंपेयर करें तो क्या है वो अब देखते हैं।
अब अपने पहला केस देखते हैं कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि NR यानी सेल कई सारे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, इट मीन्स इट इज़ मच लेस देन R, तब क्या होगा, इस NR को इसकी तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो I करंट जो अपनों ने ऊपर इक्वेशन लिखी है वो कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू, ये ऊपर तो NE अपॉन, यहाँ देखिए R प्लस NR है, तो NR नगण्य है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R। NR को अपने ड्रॉप कर देते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, NE अपॉन R। ये क्या बन गया देखो, NE अपॉन R। E अपॉन R का मतलब है एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा। इसका मतलब अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, या बैटरी कह सकते हो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अगर नगण्य हो तो क्या होगा, जो धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना प्राप्त होती है। इसका मतलब ये बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट है। श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे अपने, जब किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तब उनको, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने का फायदा है। दूसरा केस इसमें अगर अपने देखें जिसमें आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य ना हो, या यूं कहें कि बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो क्या होगा, उस केस में धारा का मान अगर देखो आप तो NE अपॉन, अब यहाँ क्या करेंगे अपने, कैपिटल R को नगण्य मानेंगे तो ये आ जाएगा N इंटू R, N से N कैंसिल, E अपॉन स्मॉल r, चूँकि कैपिटल R नगण्य है, और ये E अपॉन स्मॉल r इस केस में क्या हो गया, एक सेल से प्राप्त धारा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर आप सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो उनसे जो प्राप्त धारा है वो कितनी होगी, एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना होगी। क्लियर। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत अधिक है, तब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कितने ही सेल क्यों न जोड़ो आप, तो उनसे धारा उतनी ही प्राप्त होगी जो एक सेल से धारा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये जो सेकंड केस है ये बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायक नहीं है। आप श्रेणी क्रम में सेलों को अपने तभी जोड़ेंगे जब उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। तो ये आता है अपने पास केस जिसमें अपनों ने कहा है श्रेणी क्रम संयोजन। साथ ही साथ एक चीज़ और देखें, इसमें एक चीज़ और क्या कह सकते हैं, अगर अपने कहें कि संयोजन में किसी एक सेल या बैटरी है उसकी ध्रुवता को उलट दें। ध्रुवता को उलटने का मतलब क्या हुआ कि मान लो पहले सेल ऐसे कनेक्ट था सपोज, और बाद में ये प्लस इधर है माइनस इधर है, बाद में इस सेल को अपनों ने माइनस इधर और प्लस इधर कर दिया, तो रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब अपने कह सकते हैं कि जो ई इक्विवेलेंट आया था अपने पास वो कितना हो जाएगा, वो E1 प्लस E2 था, उसकी जगह E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, वो डिपेंड करता है कि किस सेल की टर्मिनल को कैसे चेंज करते हो, ये आ जाएगा। लेकिन R इक्विवेलेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, डिपेंड करता है कि कौन सा सेल आप किसकी टर्मिनल को चेंज कर रहे हो। लेकिन R इक्विवेलेंट जैसे मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो R1 प्लस R2 ही रहेगा, ये अनचेंज रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा। तो ये है अपने पास सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपने देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में ये दो सेल दिखा रखे हैं अपनों ने, जिस पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। सिमिलरली दूसरा सेल है उसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इनको समांतर क्रम में कनेक्ट किया और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट यानी तुल्य परिपथ अपनों ने राइट साइड में दिखाया है। तुल्य विद्युत वाहक बल जैसे अपनों ने पूर्व में बताया था E इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। अब अपने देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसको डिफाइन करना चाहें कि समांतर क्रम संयोजन है क्या, तो आप देखो कि इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। ए बिंदु अगर यहाँ देखो तो इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध के थ्रू अगर नेगेटिव टर्मिनल देखें तो वो बी बिंदु से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि सेलों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के एक जैसी ध्रुवता वाले, एक जैसी ध्रुवता का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस,
एक जैसी ध्रुवता के टर्मिनल एक ही बिंदु पर जुड़े हों तो ऐसे सेलों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने और आगे लेके चलते हैं कि इस सेल से जो निकलने वाली धारा है वो अज्यूम की अपनों ने I1, और सेकंड सेल है इससे निकलने वाली धारा अज्यूम की अपनों ने I2, और टोटल करंट है वो I1। इस संधि पर अगर देखो तो धारा इसकी तरफ I1 आ रही है, इसकी तरफ भी I2 आ रही है और I बाहर जा रही है, तो अपने क्या कहेंगे कि कुल धारा अगर अपने कहें तो कितनी बताइए अपनों ने, कैपिटल I। इसको क्या लिख सकते हो आप, I = I1 + I2। नेक्स्ट चैप्टर पे अपने देखेंगे ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, संधि का नियम, धारा का नियम भी कहते हैं इसको, KCL से जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो यानी किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इट मीन्स I = I1 + I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अपने जानते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो इस सेल के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा प्रथम सेल के लिए, और वोल्टेज अपनों ने मान लिया V है। क्लियर, वोल्टेज क्या माना है V। तो प्रथम सेल के लिए अगर V देखें, कौन से सेल के लिए, जिसका विद्युत वाहक बल E1 अज्यूम किया अपनों ने, प्रथम सेल के लिए अगर आप V देखो तो वो कितना हो जाएगा, E1 - I1 R1। ये तो है पहले सेल के लिए। क्लियर। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, I1 और I2 कहीं से कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। यहाँ से अगर आगे सोल्व करें अपने, तो I1 की वैल्यू अल्टीमेटली अपने को निकालनी है। तो I1 इस तरफ ले आते हैं अपने, I1 R1 = E1 - V, या यहाँ से आप I1 देखो कितना आता है, वो आएगा E1 - V/R1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर अपने देखें सेकंड सेल के लिए, यहीं देखते हैं अपने सेकंड सेल के लिए, ये तो था प्रथम सेल के लिए। दूसरे सेल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ V = यहाँ देखिए दूसरा सेल है E2 - I2 R2। सेम प्रोसीजर, यहाँ अपने I2 R2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को देख के, लेकिन यहाँ अपने थोड़ा सोल्व कर देते हैं। E2 - V, या I2 की वैल्यू कितनी आ गई, E2 - V/R2, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3, इट मीन्स I1 और I2 की वैल्यू है, और वो वैल्यूज़ I1 और I2 के अपने पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अपने क्या लिख सकते हैं, सो I = I1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने E1 - V/R1 + E2 - V/R2। ये वैल्यू अपनों ने 2 और 3 इक्वेशन से फर्स्ट में पुट कर दी, और यहाँ से अगर अपने कैलकुलेट करें, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। I1 यहाँ देखिए E1/R1, इसको एक साथ लिखता हूँ मैं, E1/R1 + E2/R2, इस पार्ट को एक साथ रखा है, माइनस यहाँ देखिए V, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का V/R1। यहाँ से एक स्टेप और ओपन कर देते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। E1/R1 - V/R1 + E2/R2 - V/R2। अब देखिए इजी होगा। पहला टर्म है E1/R1 + E2/R2 को एक साथ लिख दिया। इन दोनों टर्म में से सेकंड और फोर्थ में से V कॉमन ले लें अपने, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ध्यान रखना, 1/R2। यहाँ से अपने एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, I = यहाँ से एलसीएम ले R1 R2, तो कितना आ जाएगा, E1/R2 + E2/R1 माइनस यहाँ पर V एलसीएम R1 R2, ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, R1 R2 एलसीएम आने पर ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, R2 + R1 लिखो या R1 + R2 लिखो, दैट इज सेम थिंग। ये आ जाएगा अपने पास V। यहाँ से अपने क्या कर रहे हैं, V कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखो V को अपने लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, 2 स्टेप और करने हैं अपने को।
V को ये टर्म अगर लेफ़्ट साइड में ले आएँ तो क्या बनेगी, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I। क्या किया अपनों ने, ये टर्म है इसको तो ले आए लेफ़्ट साइड में और इस I को ले गए राइट साइड में। अब देखो V के साथ कौन सी टर्म है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इस टर्म को अपने इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेने के जाना है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि ये जो टर्म है ब्रैकेट वाली, इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, अपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड को अपने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर, इसके अपोजिट यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे इसके जो विपरीत है उससे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 1 बन जाएगा, और राइट साइड में अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। अब अपने पास आया V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट सर्किट को अगर अपने देखें तो ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इन इक्वेशंस का इसका और इसका कंपैरिजन अगर अपने करें, कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, यानी कि E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो आ गया E इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर अपने यहाँ देखें R इक्विवेलेंट तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आएगी R1 R2, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। क्लियर। अब एक चीज़ और, यहाँ पर E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट तो फाइंड कर लिया अपनों ने। अगर अपने कहें कि बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान कितना है तो वो अपने कह सकते हैं I की वैल्यू, बाह्य प्रतिरोध में I इज इक्वल टू कितनी थी, टोटल विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I बराबर V बटा R होता है ओम के नियमानुसार। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R, ये तो है आंतरिक प्रतिरोध कुल, और ये बाह्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल प्रतिरोध ये हो गया और टोटल विद्युत वाहक बल ये हो गया। अब सेम जैसे अपनों ने पहले किया था वैसे ही अपने कहें कि सारे सेल है वो समान विद्युत वाहक बल के हैं। अज्यूम करते हैं कि n सेल कनेक्ट है, लेट का मतलब आप जानते हो, माना कि E1 इज इक्वल टू, पहले दो सेल की बात करते हैं कि दोनों सेल है उनका विद्युत वाहक बल समान है और उनका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 इज इक्वल टू R। दो सेल कनेक्ट है और उनका आंतरिक प्रतिरोध समान है और उनका विद्युत वाहक बल भी समान है। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखो E इक्विवेलेंट से, तो यहाँ अपने निकालते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो E इंटू आर, चूँकि E और R समान है तो E इंटू आर प्लस E इंटू आर, तो कितना आ जाएगा 2E इंटू आर अपॉन R प्लस आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल समान है, तो कितना आ जाएगा 2R। तो यहाँ से R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालो तो यहाँ देखिए R इंटू आर अपॉन R प्लस आर, R इंटू आर कितना हो गया R स्क्वायर अपॉन R प्लस आर कितना हो गया 2R, R से R कैंसिल, ये बन गया R/2। समांतर क्रम में दो समान प्रतिरोध हो तो अपने जानते हैं तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है, यानी R/2। तो इस कंडीशन में अपने जानते हैं कि टोटल विद्युत वाहक बल उतना ही होगा जितना एक सेल का है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा R/2। अब दूसरी बात करते हैं अपने कि यदि n सेल कनेक्ट हो, कितने सेल कनेक्ट हो, n सेल कनेक्ट हो और सभी का विद्युत वाहक बल समान हो, तब E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट E के बराबर। ये अपने डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो सेल के लिए अपने देख लिया कि दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो। इट मीन्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, n सेल हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल उतना ही होगा। ठीक है। दूसरा R इक्विवेलेंट अगर निकालें, 2 सेल है तो R/2, 3 है तो R/3 और n सेल है तो कितना आ जाएगा R/n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अपने पास कि यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो ये कंडीशन आती है अपने पास। साथ ही साथ विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू
इस केस में विद्युत धारा हो जाएगी I इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन N। कब? यही कि अगर N सेल कनेक्ट हो, सभी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो विद्युत धारा का मान I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R अपॉन N ये आता है। अब एक चीज़ और देखिए साथ साथ कि E इक्विलेंट निकाला है अपनों ने E1 R2 अपॉन प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विलेंट ये निकाला है। अगर इस R इक्विलेंट का भाग E इक्विलेंट में दे दें अपने, E इक्विलेंट अपॉन R इक्विलेंट, यानी इस टर्म का इसमें भाग दे दें, तो क्या आता है? यहाँ देखो कुछ कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद अपने पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? डिवाइड कर रहे हैं अपने इन इक्वेशंस को और कुछ नहीं कर रहे, तो अपने पास आएगा, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि E इक्विलेंट अपॉन R इक्विलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और दूसरा 1 अपॉन R इक्विलेंट, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये समांतर क्रम में अपने जानते भी है कि प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो इस रूप में लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए 1 अपॉन R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अपने कह रहे हैं कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो बाह्य प्रतिरोध है उसकी तुलना में नगण्य हो, आंतरिक प्रतिरोध कम हो, NR इज मच लेस देन R, तो क्या होगा? इस इक्वेशन जो ऊपर लिखी है इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू, देखो अपॉन में N है तो N से मल्टीप्लाई अगर कर दें पूरी इक्वेशन को तो NE अपॉन NR प्लस N से इसको करोगे तो कैंसिल और क्या बचेगा? R। इसको देखते हुए अपने देखते हैं कि धारा का मान कितना आता है। NR इज मच लेस देन R है, इट मीन्स स्मॉल r का मान नेग्लिजिबल है, NR कहें या R कहें, स्मॉल r का मान नेग्लिजिबल है, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? NE अपॉन NR, या यूँ कह सकते हो E अपॉन R। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, अगर ये नगण्य है, डायरेक्ट इससे भी कह सकते हो आप कि इसको ड्रॉप कर दें, इस पार्ट को ड्रॉप कर दें तो क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू E अपॉन R। इसको सीधा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है क्या? एक सेल से प्राप्त धारा, यही है ना, एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है तो श्रेणी समांतर क्रम में सेल को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक सेल से प्राप्त धारा और अनेक सेल हो उससे प्राप्त धारा वो समान ही होगी, तो ये बेनिफिशियल नहीं है। सेकंड केस अगर इसी में देखें अपने, केस सेकंड कौन सा होगा? जिसमें अपने कह रहे हैं कि NR इज मच लेस देन R, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस समीकरण को देखो, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NE अपॉन, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से ये R आ जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास? NE अपॉन R। इट मीन्स N इंटू, क्या लिख सकते हो इसको आप? N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, यानी इस केस में सेकंड केस है वो बेनिफिशियल है, लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्यों कह रहे हैं अपने? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, बहुत कम हो, तब अगर सेल को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो एक सेल को जोड़ो या अनेक सेल को जोड़ो, धारा उतनी ही प्राप्त होगी जो एक सेल से प्राप्त होती है। अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है तब उसको आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना प्राप्त होगी यदि n सेल है। इसका मतलब ये बेनिफिशियल है ये केस। श्रेणी क्रम में अपनों ने देखा था कि श्रेणी क्रम में सेल को कब जोड़ें तो बेनिफिशियल होगा, जब उस केस में कहा था अपनों ने कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर कम है। अगर इसको कंक्लूड करें अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को, तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कई सेल को, कब फायदेमंद होगा, कब लाभदायक होगा? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। और समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो। तो स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था अपने लिए, सेलों का संयोजन जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसमें अपनों ने संयोजन देखा, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, साथ ही साथ देखा कि सेलों को कब श्रेणी क्रम में और कब समांतर क्रम में जोड़ना लाभदायक रहता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much and have a nice day.